नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज मैं एक नए रूप में आपके बीच में आ रहा हूँ और अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोस थी वो मोटिवेशन से संबंधित थी, करियर से संबंधित थी या अपने को विश्लेषित करने से संबंधित थी या कुछ अपने जो डेस्टिनेशन हैं, जगह जगह जहाँ मैं गया, जहाँ मुझे लगा कि ये बातें शेयर करनी चाहिए, उससे संबंधित थी। अब उसके बाद एक समय के बाद मुझे आभास हुआ कि ये भी चलता रहेगा, करियर संबंधी बातें चलती रहेंगी, मोटिवेशन संबंधी बातें चलती रहेंगी, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें और कुछ पढ़ाने की बातें भी सम्मिलित कर ली जाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं एक सीरीज कहें आप, एक अपने विषय से संबंधित बातें करें, कुछ भी कहें, उसको लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ। और जो मेरा ये वीडियोस होंगे वो होंगे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित बातें हैं, राज व्यवस्था से संबंधित बातें हैं और पॉलिटी से संबंधित जिसको हम लोग कह सकते हैं वो बातें हैं, उससे संबंधित बातें आपके बीच में करता रहूँगा, जिससे कि आपका भी मोटिवेशन के साथ साथ आपका भी ज्ञानवर्धन हो सके, आप उसका अपने जीवन में कहीं प्रयोग कर सकें। तो अभी तक जितना भी मैंने राजनीति विज्ञान को पढ़ा है, राज व्यवस्था को पढ़ा है, जो समझ बन पाई है और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। एक दूसरी चीज, मैं जिन बातों को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं, इन विषयों पर, राज व्यवस्था से संबंधित बातों को लेकर के, या यूँ कहूँ कि जो जीके से संबंधित, जनरल स्टडीज से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो बातें हमारे बीच में होंगी, उनसे संबंधित जो बातें मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा तथ्यात्मक बातें न करके, क्योंकि तथ्यात्मक बातें या तथ्यात्मक अध्ययन करना ये बच्चे का लक्ष्य होना चाहिए। और कंपटीशन की अगर कोई तैयारी कर रहा है या कोई विषय की तैयारी कर रहा है तो तथ्यात्मक बातों को वो स्वयं अगर पढ़ता है और ग्रहण करता है या इकट्ठा करता है तो उसके लिए वो फायदेमंद है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच में कंसेप्चुअल बातें लाना चाहता हूँ। कंसेप्चुअल का मतलब मेरा ये है कि अवधारणात्मक रूप से हम लोग कैसे बच्चे अवधारणा को समझ सकें, एक, और उस अवधारणा को दूसरे अवधारणाओं से संबद्ध कर सकें और अपने जीवन में उनका महत्व समझ सकें। तो क्या है कि राजनीतिक विज्ञान में या राज व्यवस्था में जब तक हम लोग अवधारणा को सही रूप से नहीं समझेंगे तो फिर उसके मायने या उसके उपयोग या उसकी सार्थकता को हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, या उसको हम लोग केवल रट्टा मारते हैं। तो मैं उस रट्टा मारने वाली प्रवृत्ति से हट करके ये एक मंच स्थापित करना चाह रहा हूं जिससे कि बच्चा अवधारणा को भली प्रकार समझ ले और उसका तथ्य तो अपने आप याद हो जाते हैं, तथ्य अपने आप समेटे जा सकते हैं। तो ये है मेरा उद्देश्य इस सीरीज को शुरू करने का, जो राज व्यवस्था से संबंधित है और भारतीय राज व्यवस्था से विशेष रूप से मैं यहाँ पर बात करूँगा, जो कि आम जीवन से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, एक, और जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, दो, और जो राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय हैं या शीर्षक हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज का मेरा जो विषय है वो है कानून और कानून का शासन। एक बार पुनः, कानून और कानून का शासन। यदि मैं कानून की बात करूं तो कानून, आज का जो हमारा पूरा जीवन है वो कानून पर आधारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय पर ये कानून की बात नहीं होती थी, नैतिकताएं होती थी, धर्म आधारित व्यवस्थाएं होती थी, उसके अनुसार व्यवस्थाएं चलती थी, समाज चलता था, राजनीति चलती थी, या दूसरे शब्दों में कहें कि शासन व्यवस्थाएं चला करती थी। लेकिन आज हम लोग कानून की बात करते हैं, अर्थात हर एक चीज़ जो हम लोग अपने जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, अपने जीवन में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई पढ़ रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, हर एक चीज़ कानून के द्वारा निर्धारित होती है। तो सबसे पहले कानून है क्या? कानून वास्तव में ऐसे नियम हैं, हमारे आचार विचार के ऐसे नियम हैं जो हमारे बाहरी आचरण को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं। एक बार पुनः,
कानून हमारे आचार विचार के वैसे वो नियम जो हमारे बाहरी आचरण को नियंत्रित करते हैं, अर्थात जिनके आधार पर हम लोग समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, उन नियमों को हम लोग कानून का नाम देते हैं। ऐसे नियम जो हमें किस तरह से समाज में जीना है, किस तरह से समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, किस तरह से समाज में अपनी बात रखनी है, किस तरह से समाज में अपने कार्यों को अंजाम तक ले जाना है, अपने कार्यों को करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और साथ में दूसरे के साथ सहयोग करना है या दूसरे से सहयोग लेना है। ये जो सब नियम हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, उनको हम लोग कानून का नाम देते हैं। तो सिंपल सी बात है, वे नियम जिसके आधार पर हमारा जो बाहरी आचरण है, अर्थात हम लोग किस रूप से कैसे क्या समाज में अपने आप को चलेंगे, उन नियमों के संग्रह को हम लोग कानून का नाम देते हैं या उन नियमों को हम लोग कानून का नाम देते हैं। आगे और बात करें कि कानून की कुछ विशेषताएं होती हैं। इनमें पहला है कि कानून हमेशा निश्चित होते हैं। अनिश्चितता कानून में नहीं होती है कि यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। और विशेषकर आज हम लोग जिन कानूनों की बात करते हैं, वे कानून जो लोकतांत्रिक देशों में अपनाए जाते हैं या वे कानून जो लोकतांत्रिक देशों के द्वारा अपनाए गए हैं, जो कि स्वयं लोगों के द्वारा अपने आप को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानूनों को जब हम लोग अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में जाते हैं, जब हम लोग किसी ऐसी व्यवस्था में जाते हैं जहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर तो इस तरह की कानून की परिभाषा देना जरा कठिन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं वो स्वयं वहाँ का जो शासक है वो होता है या कहीं पर राजा होता है, वो कानून का निर्माण करता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कानूनों की जिस पे बात कर रहे हैं, जिन कानूनों की बात कर रहे हैं, वो कानून है जो कि लोकतांत्रिक देशों में संचालित होते हैं एक, और लोकतांत्रिक देशों में के द्वारा लोकतांत्रिक देशों के द्वारा ही स्वयं स्वीकार किए गए हैं या बनाए गए हैं। तो पहली बात आती है कि कानून हमेशा निश्चित होते हैं। अनिश्चितता कानूनों में निहित नहीं होती है। दूसरी बात होती है कि कानून हमेशा स्पष्ट होते हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से कानूनों को लिखा होता है, लिखित रूप में कानून होते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से उनकी व्याख्या की जाती है, बहुत स्पष्ट तरीके से उनका वर्णन होता है। अगर उल्लंघन होगा तो क्या होगा, लागू होंगे तो कैसे होंगे, इसके बारे में कानूनों में बहुत स्पष्टता दिखाई देती है। इसी तरह से उसके बाद आते हैं हम लोग कि कानूनों को राजसत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात कानून राजसत्ता, जब कभी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर वो देश की जो सरकार है, देश के जो न्यायालय हैं, वो उसके पीछे होते हैं, उनको समर्थन प्राप्त होता है। और जब राजसत्ता का समर्थन प्राप्त होता है तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कानून की कि कानून हमेशा बाध्यकारी होते हैं। अर्थात जो कानून अस्तित्व में आते हैं, जो कानून बन जाते हैं, जो कानून लागू हो जाते हैं, वो हमेशा बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस कानून का पालन करना ही करना होता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। ये कानून हमेशा अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, कानूनों को मानने से इनकार कर देता है, तो उसको दंडित किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, उसको दंड दिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाध्यकारिता। कानूनों के पीछे एक ऐसी बाध्यकारिता की शक्ति है, कानूनों के पीछे एक ऐसी शक्ति है जो कि कानूनों को मानने के लिए विवश करती है। और ये बाध्यकारिता की शक्ति हम लोग कह सकते हैं कि साहब वो कोर्ट में होती है, वो शासन में, सरकार में होती है, सरकार के द्वारा उन कानूनों का पालन करवाया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये जो सरकार के अंग होते हैं, ये उन कानूनों को कोई देख रेख करता है, कोई उनको बनाता है, और कोई अगर कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वाले को दंडित करता है, उन कानूनों की व्याख्या करता है। ये एक बात हुई। तो हमेशा ध्यान ये रखा जाए कि कानून हमेशा बाध्यकारी होते हैं, इसलिए कानूनों का महत्व बन जाता है। तो 2-3 चीज़ें कानून के बारे में बहुत स्पष्ट होगी कि कानून, कुछ नियम होते हैं, कानून निश्चित होते हैं, कानून स्पष्ट होते हैं, कानून लिखित होते हैं, कानूनों के पीछे राजसत्ता का समर्थन प्राप्त होता है, और सबसे बड़ी बात, जब राजसत्ता का समर्थन प्राप्त होता है तो कानून हमेशा बाध्यकारी होते हैं। तो ये थे कानून का एक संक्षिप्त सा परिचय। उसके बाद फिर अनेक तरह के कानून होते हैं किसी समाज में, किसी देश में। विभागीय कानून होते हैं,
अपराधी से संबंधित कानून होते हैं, या सैनिक कानून होते हैं, या आजकल अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। बहुत सारे कानूनों का प्रकार किया जा सकता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो कानून है किसी देश के अंदर, वह है उस देश का संविधान। किसी भी देश का संविधान सर्वोच्च कानून होता है। इस पे हम लोग अगली कड़ी में इस पे बात करेंगे कि संविधान क्या है और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं और संविधानों की आवश्यकता वर्तमान में क्या है। इस पे मैं अगली बार में चर्चा करूँ। संविधान तक लाने के लिए ही मैंने कानून को यहाँ पर विश्लेषित करना उचित समझा कि पहले हम कानूनों के अर्थ को ठीक से समझ लें कि कानून होते क्या हैं। तो कानूनों को अर्थ समझते हुए अब दूसरा शब्द आता है यहाँ पर, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं हम लोग, तो अतीत में जो शासन व्यवस्था संचालित होती थी वो किसी व्यक्ति विशेष की होती थी, जिसको राजा कहा जाता था, या किसी वंश विशेष की शासन व्यवस्था संचालित होती थी जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, या कोई और तरह का निरंकुश स्थापित हो जाता था, वही कानून बनाता था और उसके शासन के समाप्त होने के साथ साथ ही वो कानून भी समाप्त हो जाते थे। लेकिन एक नया विचार सामने आया जिसको हम लोग कहते हैं कानून का शासन। और ये जो विचार देने वाला था, धीरे धीरे ज्यों ज्यों राजनीतिक चिंतन हुआ, राजनीतिक विश्लेषण हुआ, सरकारों के बारे में विश्लेषण किया जाने लगा, तो इस चिंतन को देने वाला था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाला था डाइसी, एबी डाइसी। ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ये कहा कि कानून की जो शासन होना चाहिए वो कानून के अनुसार संचालित होना चाहिए। अर्थात कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए और सबके सब कानून के अधीन होने चाहिए, न कि कोई कानून के ऊपर हो। फिर दोहरा रहा हूँ मैं, सब कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए, कानून की दृष्टि में सबके सब समान हों, एक, सबके लिए एक समान कानून हो, दो, और सबके सब कानून के अधीन हो, चाहे उसमें शासक हो चाहे उसमें शासित हो। अर्थात एक सामान्य जनता हो और चाहे एक शासन करने वाला कोई भी पदाधिकारी हो सकता है, वो हो शासक, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं। तो ये शब्द सामने आया, कानून का शासन, के साथ जो शासन संचालित हो वो कानून के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। कानून जो स्वयं देश के द्वारा, लोगों की, जनता के द्वारा अपने लिए अपना रखे हैं, अपने द्वारा अपने को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं, उन कानूनों के अनुसार शासन संचालित किया जाना चाहिए। जैसा जैसा सबके लिए कानून एक समान हों, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अर्थात कि कानून, अगर कोई अपराध करता है तो सबको एक समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शासक वर्ग का है तो इसको कम दंड दिया जाए, ये आम जनता है तो इसको अधिक दंड दिया जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो। एक समान दंड की व्यवस्था हो और सबके सब कानून के अधीन हो, ये सबसे बड़ी बात थी। तो जब इस तरह का विचार दुनिया में आने लगा कि कानून का शासन होना चाहिए, शासन कानून के अनुसार संचालित होना चाहिए, ये विचार जब दुनिया में आने लगा तो हम लोग लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे और लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता चला गया। तो फिर संविधानों की दुनिया शुरू हो गई, संविधान आने लगे। क्यों? क्योंकि जो संविधान है वही संविधान तो बताता है हमें कि शासन कैसे चलना चाहिए, और वो हमारे एक पवित्र ग्रंथ के रूप में सामने आने लग गए। और आज हर देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, जो एक सभ्य देश है, जो मानवीयता में और मानवीय गरिमा में विश्वास करने वाला देश है, या यूँ कहें समाज है, वो एक अपना संविधान रखता है और पूरा शासन व्यवस्था उसके अनुसार ही संचालित होता है। तो ये है कानून का शासन। और पहले मैंने बात करी कानून और फिर कानून का शासन। तो ये हम लोग समझ लें कि वर्तमान समय में कानून एक बहुत आवश्यक संकल्पना बन चुकी है। कानून के बिना आज कोई समाज एक व्यवस्थित रूप में संचालित नहीं हो सकता है। कानून के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है और इन्हीं कानूनों के शासन जब स्थापित हो जाता है और कानून के शासन के स्थापित होने के बाद संविधानों की दुनिया या संविधान बनाए जाते हैं
और संविधान लागू किए जाते हैं और संविधानों के अनुसार पूरा देश संचालित होने लगता है, जिससे हम एक व्यवस्थित जीवन प्राप्त करते हैं, एक मानवीय जीवन प्राप्त करते हैं, एक गरिमामय जीवन प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो शब्द आपको स्पष्ट हो चुके होंगे, कानून क्या है और कानून का शासन क्या है। रूल ऑफ लॉ की जो हम लोग बात करते हैं, लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, और ये आज के हमारे हर सामाजिक जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करते हैं, हर एक कार्य को प्रभावित करते हैं। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा, जब भी मुझे समय लगेगा तो मैं बात करूंगा संविधान पर, संविधान क्या, कैसे और संविधान क्यों। और इससे संबंधित अगर आप समझ गए कि कानून क्या है और कानून का शासन क्या है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उसको भली प्रकार याद कर सकते हैं, अपने दिलो दिमाग में रख सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग पहले कानून को समझ जाएं और कानून के शासन को भली प्रकार समझने लग जाए कि कानून क्या है और कानून का शासन का आशय क्या है। और सिंपल यही है कानून का शासन। एक बार फिर अंत में दोहरा रहा हूं मैं कि जब हम लोग कानून के अनुसार संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करने लगते हैं, सबके लिए एक समान कानून होता है और सब उस कानून के अनुसार संचालित होते हैं। कानून की दृष्टि में कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, कानून की दृष्टि में सब समान होते हैं। ऐसी व्यवस्था जब संचालित होने लगती है तो उसी को हम लोग कानून का शासन का नाम देते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा और मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो ये राज व्यवस्था से संबंधित सीरीज में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इनसे आप लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, और जहाँ कहीं कोई शंका हो उनका समाधान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप उसमें चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।